नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 8 जनवरी और द हिंदू की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है आज को समय की करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, यात्रा उतनी ही मायने रखती है जितना लक्ष्य। और एक कथन है कल्पना चावला जी का। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, आदित्य L1 अंतरिक्षयान कब सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु पर पहुंचा? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 जनवरी 2023, बी 6 जनवरी 2024, सी 15 अगस्त 2024 या डी 6 जनवरी 2025। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6 जनवरी 2024। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, गवर्नमेंट पेड्स रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.4% एमिड कंसर्न ओवर टैरिफ्स। और ये जो टॉपिक है पूरा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा जारी किया जिसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का प्रथम अग्रिम अनुमान यानी कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया। अब इसके अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 7.4% रही है। वहीं नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 8% देखने को मिली है। और ये अनुमान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार अनिश्चित है। अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाए गए हैं। घरेलू मांग और उपभोक्ता खर्च पर दबाव है। अब समझते हैं कि वास्तविक और नाममात्र जीडीपी होती क्या है। तो वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी, इसमें महंगाई को हटा करके की गई वृद्धि होती है और इससे वास्तविक आर्थिक प्रगति दिखाई देती है। और नाममात्र जीडीपी की बात करें तो इसमें महंगाई को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ बजट, टैक्स, जीडीपी अनुपात और राजकोषीय गणनाओं में भी ये उपयोगी होता है। अब इसी के साथ प्रथम अग्रिम अनुमान और द्वितीय अग्रिम अनुमान जो कि 27 फरवरी को जारी किए जाएंगे, उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पूरे वर्ष की वृद्धि के पूर्वानुमान है। और 2025-26 के लिए अंतिम अनुमान जो है वो पूरे वर्ष के आंकड़ों पर आधारित है जो कि 30 मई को जारी किया जाएगा। वहीं पूरे वर्ष की वृद्धि दर 7.4% होगी। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 7.8% और 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष की दूसरी छमाही में औसत वृद्धि दर धीमी होकर 6.8% हो जाएगी। अब समझते हैं कि वृद्धि धीमी होने के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला है आपका अमेरिका टैरिफ का प्रभाव। तो अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया और सबसे अधिक प्रभावित वस्त्र हुए, इंजीनियरिंग सामान हुए, ये श्रम प्रधान क्षेत्र है और रोजगार पर भी इनका असर देखने को मिला। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उपभोक्ता खर्च को दर्शाता है 2025-26 में 7% की दर से बढ़ेगा, जो पिछले वर्ष दर्ज की गई 7.2% की दर से मामूली रूप से कम है। वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 2025-26 में 0.7% की गिरावट का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 2.7% की वृद्धि हुई थी। और तृतीय क्षेत्र यानी कि जिसमें कि सेवा क्षेत्र आता है, उसमें 2024-25 में 7.2% था, जो कि बढ़कर 2025-26 में 9.1% हो गया। और इसके अंतर्गत वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं उपसमूहों में 25-26 में 9.9% की वृद्धि होने की अनुमान है। और इसी के साथ व्यापार, होटल, परिवहन और संचार श्रेणी में 2025-26 में अपेक्षाकृत धीमी गति से 7.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि यह 2024-25 में देखी गई 6.1% की वृद्धि से काफी तेज है। वहीं दूसरी ओर सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 2025-26 में 7.8% वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि 2024-25 में देखी गई 7.1% से की वृद्धि से अधिक है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी आज की अगली न्यूज को। और अगली न्यूज है, इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन Jan 12। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा 12 जनवरी को PSLV C62/EOS-N1 मिशन का प्रक्षेपण निर्धारित किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और अन्य पेलोड का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण पैड से किया जाएगा। और EOS-N1 आपको बता दें कि एक पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है जिसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसरो ने उपग्रह के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। इस मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से होने वाला 105वां प्रक्षेपण होगा। इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अंतरिक्ष एजेंसी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्षेपण भी है, क्योंकि
इसरो की मुख्य उपग्रह प्रक्षेपणयान यानी पीएसएलवी को उपग्रह प्रक्षेपण के अपने पिछले प्रयास के दौरान एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा था। 18 मई 2025 को जब इसरो ने पीएसएलवी C61 रॉकेट पर EOS-09 उपग्रह को लॉन्च करने का प्रयास किया तो रॉकेट की तीसरे चरण में एक गड़बड़ी के कारण वो मिशन पूरा नहीं हो सका और पीएसएलवी C62 EOS-N1 मिशन भारत और विदेशों के स्टार्टअप और अकादमिक संस्थानों के द्वारा विकसित पेलोड पर भी लॉन्च करेगा। अब भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले तो यही है कि रणनीतिक निगरानी क्षमता बढ़ेगी, सीमाओं पर सतर्कता बढ़ेगी, स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली विकसित होगी, विदेशी निर्भरता में कमी आएगी, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस लिहाज से भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है केरला's न्यू लैंग्वेज बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर्नाटका। ये जो पूरा टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, साथ ही साथ ये एजुकेशन से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में केरल विधानसभा ने मलयालम भाषा विधेयक 2025 पारित किया, जिसके तहत केरल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में क्लास 10 तक मलयालम को अनिवार्य प्रथम भाषा बनाया गया है। इस विधेयक का कर्नाटक सरकार ने विरोध किया और इसे असंवैधानिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विरुद्ध बताया है। अब समझते हैं कि विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो विधेयक की धारा 2(6) के अनुसार क्लास 1 to 10 तक मलयालम को अनिवार्य प्रथम भाषा माना जाता है। तो समस्या कहाँ आ रही है? तो दरअसल कासरगोड जिला जो कि केरल में स्थित है, यहाँ पर 70% से अधिक आबादी कन्नड़ भाषा बोलती है और वर्तमान में कन्नड़ भाषी क्षेत्र की बात करें तो कन्नड़ जो है वो प्रथम भाषा है और अन्य भाषा जो है द्वितीय भाषा है। अब नया विधेयक क्या कहता है? तो नए विधेयक में उन्हें मलयालम को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने के लिए बाध्य करता है। कर्नाटक सरकार ने अब इस पे आपत्ति जताई है। साथ ही साथ कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल ने केरल के राज्यपाल से मुलाकात की और विधेयक को स्वीकृति न देने की मांग की। अब इसमें प्रमुख तर्क जो है वो यह है कि ये विधेयक जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 350 और 350(a) का उल्लंघन भी करता है, इसलिए विधेयक असंवैधानिक है। अब अनुच्छेद 350 की बात करें तो अनुच्छेद 350 जो है वो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा में शिकायत, आवेदन या प्रतिनिधित्व कर सके और अनुच्छेद 350(a) भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें राज्य का कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना। अब इसका अर्थ ये है कि राज्य किसी एक भाषा को थोप नहीं सकता। अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों के अधिकारों की रक्षा अनिवार्य है। हालांकि 2017 में भी ऐसा ही एक विधेयक केरल में पारित हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति नहीं दी। अब इससे संकेत मिलता है कि केंद्र पहले भी इसे संवैधानिक रूप से समस्याग्रस्त मान चुका है और ये विवाद इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि शिक्षा जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। लेकिन मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन केंद्र और अन्य राज्यों को हस्तक्षेप का नैतिक आधार देता है। ये मामला ये दर्शाता है कि सहकारी संघवाद बनाम भाषाई अस्मिता की राजनीतिक और अंतर्राज्यीय प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही साथ ये विवाद कर्नाटक केरल संबंधों को प्रभावित कर रहा है और इसी बीच कुछ और भी घटनाएं देखने को मिली हैं। अब इसी बीच भाषाई मुद्दे भी आ रहे हैं। अक्सर राजनीतिक तनाव को भाषाई मुद्दे ही बढ़ाते हैं और कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। चुनौतियां ये हैं कि भाषाई पहचान बनाम राष्ट्रीय एकता की चुनौती सामने आ रही है, जिसमें कि शिक्षा में मातृभाषा का अधिकार है। राज्य की नीति है सीमावर्ती जिलों में बहुभाषिक समाज का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो कासरगोड जैसे क्षेत्रों को विधेयक से छूट मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए द्विभाषी या बहुभाषी मॉडल अपनाया जाना चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक विवेक का प्रयोग करें और संवाद के माध्यम से, अनिवार्य बातचीत के माध्यम से अंतर्राज्यीय विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 1 to September 30 दिस ईयर। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका पॉपुलेशन से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारत सरकार ने 2027 की जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। भारत की रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी जो अधिसूचना हुई है उसके अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण जो है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। हालांकि ये जो जनगणना है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना
होगी। और जनगणना 2027 की समय सारणी की भी बात कर लेते हैं, तो जो पहला चरण है वो उसमें घर सूचीकरण अभियान यानी HLO शामिल है। और तो इसकी अवधि जो वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 रखी गई है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि होगी। विशिष्ट तिथियां राज्य सरकारें स्वयं अधिसूचित करेंगी। इसके बाद आता है स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन। इसमें घर घर गणना शुरू होने से 15 दिन पहले नागरिक स्वयं डिजिटल माध्यम से विवरण भर सकेंगे। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसमें आता है जनसंख्या गणना। अब इसका समय जो है वो फरवरी 2027 निर्धारित किया गया और इसी चरण में व्यक्तियों की गिनती होगी, जातिगत पहचान की गणना की जाएगी। और अब ये भी समझते हैं कि ये जनगणना 2027 विशेष क्यों है। तो सबसे पहली बात कि ये पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें कि मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा रियल टाइम संग्रह और त्रुटियों में कमी होगी। साथ ही साथ पहली जाति आधारित जनगणना है जिसमें कि सामाजिक संरचना की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर लक्षित नीति बनाए जा सकेंगे। और पहले चरण में क्या जानकारी ली जाएगी ये भी समझ लेते हैं। तो पहले चरण में व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखा गया, बल्कि उनके जो आवास है, उनके जो घर है, उसको केंद्र में रखा गया है। तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस आधार पर होंगे: फर्श और छत की संरचना, पीने के पानी स्रोत, खाना पकाने का ईंधन, ऐसे सवालों को शामिल किया जाएगा। और ये चरण जो है वो सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल तैयार करता है। अब जनगणना जो है वो एक विशाल प्रशासनिक अभ्यास है जिसमें कि कुल फील्ड कर्मी में लगभग 30 लाख लोग कार्यरत हैं। और इसमें जो है गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक, प्रभार अधिकारी, जिला प्रधान, जनगणना अधिकारी शामिल हैं। अब ये जो पूरी जनगणना की बात हो रही है, इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें डिजिटल साक्षरता का अभाव है, कमी है, और दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच भी काफ़ी मुश्किल है। साथ ही साथ डेटा सुरक्षा का एक मैटर सामने आता है, राज्यों के बीच समन्वय ज़रूरी है। तो इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि आगे की राह ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कि स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ डेटा गोपनीयता कानून का पालन होना चाहिए, और लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। और इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, PSLV C62 EOS N1 मिशन श्रीहरिकोटा से कौन सा क्रमांक प्रक्षेपण होगा? ऑप्शन से A 102वां, B 103वां, C 104वां या D 105वां। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रोग्राम की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।